मोहन एक काफी गरीब व्यक्ति था जो काफी बूढ़ा होने के बाद भी काम कर रहा था। मोहन अपने पोते के साथ रहा करता था। एक कार एक्सीडेंट में उसके पोते के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिस कारणवश मोहन को ही अपने पोते का लालन पालन करना पड़ रहा था। इसी वजह से वह इतनी उम्र होने के बाद भी काम कर रहा था। ऐसे ही एक दिन मोहन तपती गर्मी में काम को जा रहा होता है। तभी मोहन की थोड़ी तबीयत खराब होने लगती है और वह रास्ते में ही बैठ जाता है। हे भगवान, कितनी गर्मी पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि सूरज भगवान अपना प्रकोप दिखा रहे हैं। ऐसी गर्मी में बेचारा मेरा पोता कैसे घर पर रहता होगा, वो भी टीन वाली छत पे। वहाँ तो उसे कितनी परेशानी होती होगी। एक काम करता हूँ, आज उसके लिए कुल्फी लेकर जाता हूँ। कुल्फी देखकर वो बहुत खुश हो जाएगा। मोहन थोड़ी देर रुककर वहां से वापस काम के लिए चलने लगता है। जैसे ही मोहन फैक्ट्री में पहुंचता है, तभी मोहन का मालिक गुलशन बोलता है। मोहन, अब तुझे यह काम करने की जरूरत नहीं है। तू अपना हिसाब किताब कर और चलता बन। हमें तेरी जरूरत नहीं है। मालिक, यह क्या कह रहे हैं आप? यहाँ पर कितने सालों से काम कर रहा हूँ मैं। अचानक से अगर आप मुझे निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? इस उम्र में तो मुझे कोई दूसरा काम भी नहीं मिलेगा। आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए मालिक। आपको तो पता ही है कि मेरे ऊपर मेरे पोते की भी जिम्मेदारी है। अगर मैं अकेला होता तो मैं कुछ भी ना कहता, लेकिन मेरे बाद मेरे पोते की पढ़ाई लिखाई और उसका भविष्य कैसे संभलेगा मालिक? देख, तेरे पोते की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, ना कि मेरे ऊपर। और तू इतना लेट काम पर आता है। तुझे इतनी बार कहा है समय से काम पे आया कर, लेकिन तू तो देर से ही आता है। ऊपर से तेरा बुढ़ापा आ चुका है, तुझसे काम होता नहीं है। और हमारी फैक्ट्री में जवान खून चाहिए। जो काम तू 4 दिन में करता है वो 1 दिन में करेगा, तो हमारा तो फायदा होगा ना। अब तू खुद बता कि अपने फायदे के बारे में हम सोचें कि तेरे फायदे के बारे में सोचें। और तू भी तो बूढ़ा हो चुका है, तुझसे काम करवाएंगे तो पाप लगेगा। इसलिए मैं ज्यादा नुकसान नहीं झेलना चाहता, और तुझसे काम करवाएंगे तो पाप लगेगा, ऊपर से काम का नुकसान होगा वो अलग। इससे अच्छा ना तू रहने दे। तू जा, अपना हिसाब किताब कर ले और निकल यहाँ से। लेकिन मालिक, यह तो सोचिए कि मैं यहाँ कब से काम कर रहा हूँ। आपका कितना वफादार हूँ। आज तक कभी मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं आपके पिता के समय से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और अब आप मुझे ऐसे अचानक से निकाल रहे हैं। मेरे पीछे मेरा परिवार है, मेरे बिट्टू है। मुझे इस समय कोई काम नहीं मिलेगा। आप ऐसा मत कीजिए मालिक मेरे साथ। काम ढूंढना है या फिर काम करना है या काम तलाश करना है, ये तेरी जिम्मेदारी है। और देख, मुझे ना बार बार तू करके ना बात करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि तू मेरे बाप की उम्र का है। लेकिन क्या करूं, तू मजबूर कर रहा है मुझे बोलने पे। मैं समझ रहा हूँ कि तुझे दिक्कत परेशानी हो जाएगी, लेकिन तू भी तो समझने की कोशिश कर। फैक्ट्री में काम बहुत धीमा हो जाता है तेरे वजह से, और काम में बहुत दिक्कत होती है। अगर काम में मैं हमदर्दी दिखाऊंगा तो काम कैसे चलेगा? इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ कि तू जा, क्योंकि मैं अगर काम में हमदर्दी दिखाने लग गया ना तो मेरा काम 2 दिन में बंद हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि किसी पे दया करके मैं अपने काम को बंद करवाऊं। देख, तू काम ढूंढेगा ना कहीं ना कहीं तुझे कोई ना कोई काम मिल जाएगा। और तेरे जो पैसे बने वो तो मैं तुझे दे ही रहा हूँ ना। उस पैसों से गुजारा करियो कुछ दिन, उसके बाद काम ढूंढ के काम करियो। गुलशन मोहन को काम से निकाल देता है। मोहन भी काफी ज्यादा निराश हो जाता है। अब उसके पास कोई दूसरा काम नहीं था। बिट्टू की जिम्मेदारी भी मोहन के कंधों पर थी। वो काफी परेशान हताश घर आ जाता है। तभी बिट्टू अपने दादा को नींबू पानी बनाकर देता है और अपने दादा से बोलता है। दादाजी, ये लीजिए नींबू पानी पी लीजिए। इतनी गर्मी में अब बाहर से आए हैं, थक गए होंगे ना। बिट्टू बेटा, मुझे माफ करना। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहा हूँ। तुम्हें वह खुशियाँ नहीं दे पा रहा हूँ जो तुम्हें मिलनी चाहिए।
ना तुम्हारी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करवा पा रहा हूँ, ना तुम्हें कपड़े अच्छे से दे पा रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मुझे बस अब तुम्हें देख करके ये लगता है कि मैं कहीं दूर चला जाऊं इन सब से। दादाजी आप कैसी बातें कर रहे हो? आप तो मेरे लिए सब कुछ करते हो, मुझे कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। मैं तो बहुत खुश हूँ कि दादाजी के रूप में आप मुझे मिले हो, जो आप मुझे बहुत प्यार करते हो। मेरे लिए ना मेरे मम्मी पापा सब आप हो। आप ना चिंता मत कीजिए, मैं बहुत खुश हूँ। सच में मेरा पोता बहुत समझदार है। मोहन दूसरी नौकरी देखने लगता है। कई लोगों से पता करने के बाद राधा नाम की एक लड़की के घर का पता मिलता है और मोहन राधा से बोलता है। जी मैंने सुना है कि आपको अपने घर की रखवाली करने के लिए किसी की ज़रूरत है। देखिए मैं बूढ़ा ज़रूर हूँ, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हूँ और मुझे अभी नौकरी की सख्त ज़रूरत है। आप मुझे वो नौकरी दे दीजिए। मैं अपनी पोते की पढ़ाई लिखाई करवाना चाहता हूँ उन पैसों से। आप तो काफी बूढ़े हो, आप कैसे कर पाओगे? रखवाली का काम है, अगर कभी कोई चोर आ गया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे कोई ठीक ठाक आदमी चाहिए जो देखभाल अच्छे से कर सके। ऐसे मत कहिए, मैं यहाँ बहुत उम्मीदों से आया हूँ। मुझे अपने पोते को पढ़ाना है, लिखाना है, उसे वो सब कुछ देना है जो कोई भी अपने बच्चों को देता है। आप इस बूढ़े इंसान की मजबूरी को समझिए और मुझे थोड़ा काम दे दीजिए। मैं आपको भरोसा देता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगा, भले ही आप मुझे थोड़े कम पैसे दे दीजिएगा। देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिए। मुझे पता है कि आपको ये सब बातें बुरी लगी है, लेकिन कहीं न कहीं ये सब बातें ही तो सच है ना। आप भी जानते हैं अच्छे से, भले ही मेरी बात आप ना माने। तुम मेरी बेटी की उम्र की हो, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। अब बस इस उम्र में काम ही तो मांग रहा हूँ। गर्मी इतनी बढ़ गई है, मैं अपने पोते को हवा भी नहीं दे पा रहा हूँ। घर में पंखा तक नहीं है, टीन की छत है, सब कुछ इतना मुश्किल हो गया है। अभी कोई गलत काम नहीं करता हूँ, तब लोग मुझे ऐसा बोलते हैं। सच में मेरे पास आपके लायक कोई काम तो नहीं है, लेकिन काम को लेकर आपका जुनून देखकर यही लग रहा है कि आपको काम की बहुत जरूरत है। मैं आपको ये नौकरी तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ से निराश भी नहीं जाने दूंगी। मेरे घर में एक हेल्पर की जरूरत है, आप आ सकते हैं और वो काम आपके लायक भी होगा। मतलब आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बता नहीं सकता हूँ कि आपने मेरी कितनी मदद की है मुझे नौकरी देकर। मैं 1 महीने से नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक गया था। अब तक भगवान आपको हमेशा खुश रखे। आपने इस बूढ़े की बहुत मदद की है। मैंने कुछ नहीं किया, आपको काम चाहिए था, मैंने बस काम दिया है। आप इस उम्र में भी काम करना चाहते हैं, अपने पोते को पालना चाहते हो। मुझे ये सब देखकर अच्छा लगा। किसी के आगे भीख ना मांगकर अपनी मेहनत से कमाना बहुत बड़ी बात होती है और ऐसे सोच रखते हो, इसलिए मैंने आपको ये काम दिया है। मोहन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और दिल लगाकर काम करता है। धीरे धीरे वापस से मोहन और बिट्टू के हालात सुधरने लगते हैं। कई दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिनों बाद मोहन को अचानक से दिल का दौरा पड़ जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। यह देखकर राधा घबरा जाती है और खुद से कहती है, हे भगवान, अचानक से इन्हें क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? अब इनका पोता कहाँ रहता है ये भी नहीं पता मुझे, इसलिए ये मैं इनको काम नहीं करने देना चाहती थी। इतने बुजुर्ग है, अब मैं क्या करूं? अब मुझे इनको अस्पताल लेके जाना होगा जल्दी से। राधा जल्दी से मोहन को पास के अस्पताल में ले जाती है। डॉक्टर्स काफी देर तक मोहन का चेकअप करते हैं। कुछ देर बाद मोहन को होश आ जाता है। इससे पहले कि वह ज्यादा कुछ बोल पाता, तभी मोहन को दिल का दूसरा दौरा आ जाता है और उसकी उसी क्षण मृत्यु हो जाती है। बिट्टू को यह सारी बातें राधा बताती है और अपने दादा की मृत्यु की खबर सुनकर बिट्टू बुरे तरीके से टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। तभी राधा उसे संभालते हुए बोलती है, बिट्टू, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे दादाजी बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी भी परेशानियों से डरना या झुकना नहीं सीखा है। तुम ऐसे घबराओगे तो तुम्हारे दादाजी की आत्मा को ही दुख पहुंचेगी।
मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब राधा बिट्टू को पालने लगती है और इस तपती गर्मी की वजह से मोहन के दादा की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मोहन का पोता बिट्टू काफी आगे जाता है और खूब मेहनत करता है। अंकिता अपनी माँ शांति, अपने भाई करण और अपने पिता साहिल के साथ रहा करती थी। साहिल बहुत ही गरीब था। वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करने के साथ बच्चों को पढ़ाया भी करता था। ऐसे ही एक दिन सभी साथ में बैठे हुए थे कि तभी पिताजी, आपको पता है मेरा सपना क्या है? क्या है बताओ। पिताजी, मैं आसमान में उड़ना चाहती हूँ। मैं अपने सपनों की उड़ान भरना चाहती हूँ। तुझसे कभी कुछ नहीं होगा, तू लिख के ले ले। तू भी देख लियो, मैं एक दिन आसमान से भी ऊंची उड़ान भरूंगी। बस करो करण, क्या बोले जा रहे हो? अरे एक भाई होता है जो अपनी बहन को उड़ान भरने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन यहाँ तो मेरा बेटा ही मेरी बेटी की हिम्मत तोड़ रहा है। अंकिता बताओ, कैसे उड़ान भरोगी तुम? पापा, मेरा सपना है पायलट बनने का। मैं पायलट बनना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है। अंकिता के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर साहिल को काफी अच्छा लगता है और वो उससे बोलता है, बेटा अंकिता, मैं पैसे देने से कभी नहीं डरूंगा। मैं पैसे देता रहूंगा, हमेशा तेरे साथ खड़ा रहूंगा और तू मेहनत से कभी मत डरना और ना ही हारना। पापा, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं मेहनत से कभी नहीं डरूंगी और ना ही कभी भागूंगी। साहिल जी, आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं? पायलट की पढ़ाई में आप जानते हैं कि कितना पैसा लगता है? हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी बेटी ने पहली बार अपनी इच्छा जाहिर की है और मैं उसकी इस इच्छा को दबा नहीं सकता। पापा, मैंने सब कुछ किया हुआ है, बस आपको फॉर्म पर साइन करना है। मैंने गवर्नमेंट साइट से सब कुछ कर लिया है, बस उस पर आपके साइन की जरूरत है। आप साइन कर देंगे, उसके बाद मेरे एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे। अपनी बेटी की बात सुनकर अब साहिल उसके फॉर्म पर साइन कर देता है और अगले ही दिन अंकिता अपने पिता के साथ फॉर्म सबमिट करवाने के लिए जाती है, जहाँ की हेड टीचर उससे कहती है, ये साइन तुमने खुद किया है ना? नहीं मैडम, मैंने अपने पिता के सिग्नेचर नहीं किए, बल्कि मेरे पापा ने ही खुद इस पर साइन किए हैं। अच्छा जी, कहाँ है आपके पिताजी? अब मैं अभी बुलाती हूँ। अंकिता अपने पापा को बुलाती है, जहाँ वो टीचर साहिल को ऊपर से नीचे तक देखती है और बोलती है, ये आपकी बेटी है? जी मैडम, मेरी बेटी है ये। बहुत बड़े सपने देखे हैं आपने अपनी बेटी को लेकर। खैर, गॉड ब्लेस हर। वैसे एक बार फिर सोच लीजिए, पक्का आपकी बेटी पायलट बनना चाहती है ना? हाँ मैडम, मेरी बेटी का सपना है और मैं बेटी के सपने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे तुम्हारी तरह बहुत गरीब अपने आंखों में सपने लेकर आए हैं यहाँ, पर उनमें से बहुत कम ही लोग सफल हुए हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है मैडम, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अच्छा लगा तुम्हारा हौसला देखकर। जाओ, तुम्हारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। अगले एक हफ्ते बाद एग्जाम की डेट रिलीज होगी और उसके अगले महीने में रिजल्ट। तैयारी अच्छे से करना, बाकी की जानकारी तुम्हें एग्जाम के बाद बता दी जाएगी। इस तरह से अब अंकिता और साहिल वहाँ से चले जाते हैं और अब मन लगाकर अंकिता अपने एग्जाम की तैयारी करती है। वक्त गुजरता है और अब अंकिता एग्जाम अच्छे से देती है, जिसके बाद अगले एक महीने बाद रिजल्ट आता है, जिसमें अंकिता पास थी। ये देखकर अंकिता के साथ उसके पूरे घर वालों को बहुत खुशी थी। और एक हफ्ते बाद जब अंकिता का इंटरव्यू था, उसी समय अंकिता अकेले अंदर जाती है, जहाँ उससे एक मैडम सवाल करती है, तुम्हारे कपड़े देखने से लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही गरीब हो। मैडम, मैं सच में बहुत गरीब हूँ। मैंने यहाँ तक आने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। वो तुमने ही नहीं, यहाँ जितने भी है सबने किया है, लेकिन यहाँ तुम में और उनमें एक अंतर है, जानती हो क्या? नो मैम। वो काफी अच्छे घर से हैं और वो सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, क्योंकि उनको अपने सपने देखने का पूरा हक है, लेकिन सपने देखने का हक तुम गरीबों को नहीं है। ये बात अच्छे से जानती हो ना? मैडम, मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी, लेकिन आप यहाँ गलत हैं। मैं आपसे पूछती हूँ कि कौन सी बुक में लिखा है कि सपने सिर्फ अमीर ही देख सकते हैं, या सपनों को पूरा करने का हक सिर्फ अमीरों का ही है? नहीं, ये चीजें किसी बुक में नहीं लिखी, लेकिन लोग कहते हैं। तुम्हें पता है ना कि यहाँ की ट्रेनिंग कितनी हार्ड होती है? मैडम, लोग कहने को बहुत कुछ कह जाते हैं, पर क्या करना है, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत, ये सिर्फ हम डिसाइड कर सकते हैं। आपके दूसरे सवाल का जवाब भी देना चाहूंगी। मैं मानती हूँ कि यहाँ की ट्रेनिंग काफी मुश्किल होती है, लेकिन मैं मेहनत करने से नहीं डरती हूँ।
मुझे नहीं लगता कि तुम कर पाओगी। अंकिता चुप हो जाती है। ये देखकर मैडम बोलती है, तुमसे नहीं होगा, इम्पॉसिबल है तुम्हारे लिए। नहीं मैडम, ये इम्पॉसिबल नहीं है और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इम्पॉसिबल में भी इम्पॉसिबल खुद से कहता है आई एम पॉसिबल। उसकी इस बात से वहाँ सभी लोग जोरदार तालियां बजाने लगते हैं। उसके इस हौसले को देखकर अब टीचर भी काफी खुश हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उसको जताती नहीं है कि वो उसके जवाब से खुश है। लेकिन तुम गरीब हो, तुम्हारे पिताजी कहाँ से लाएंगे इतनी हिम्मत जब वो अपनी बेटी को टूटता हुआ देखेंगे। और तुम तो गवार लगती हो, तुम्हें तो इंग्लिश भी नहीं आती। ट्रेनिंग पर तो सभी तुमसे इंग्लिश में ही बात करेंगे। मैडम, आई एम नॉट कवर्ड। माई फादर हैज गिवन मी करेज दैट आई एम सिटिंग हियर टुडे एंड आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस। आई प्रॉमिस दैट आई विल नाइदर लेट ब्रेक माई फादर्स करेज नॉर योर होप। मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम सिलेक्ट हो। नेक्स्ट वीक तुम्हारे पास तुम्हारा ट्रेनिंग लेटर आ जाएगा। अब तुम जा सकती हो। थैंक यू मैडम। इस तरह से अब अंकिता बाहर जाती है और रोते हुए अपने पापा को सारी बात बताती है। ये सुनकर साहिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पिता से बोलती है, पापा, अभी ये आंसू नहीं, बस एक स्टेप और। अगर उसमें मैं पास हो गई ना तो यानी आपकी बेटी आसमान को छू लेगी। लेकिन अभी इन आंसुओं को बचा कर रखिए। ऐसे ही अब एक हफ्ता और निकल जाता है और ट्रेनिंग लेटर अंकिता के पास आता है, जिसके बाद अंकिता ट्रेनिंग पर जाती है, पर उसको तो वहाँ कोई रहने के लिए बेड ही नहीं दे रहा था। तब अंकिता बोलती है, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे मेरे बेड तक जाने क्यों नहीं दे रहे? क्यों, यहाँ के बेड्स को तेरे बापूजी ने फिक्स किया है जो तुझे बेड चाहिए। देखिए, यहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ है और आप जहाँ बैठी हैं वो मेरा ही बेड है, तो प्लीज। दोस्तों, इस भिखारन को इसका बेड दे दे क्या? चल, तुझ पर मैं तरस खाकर तुझे ये बेड दे ही देती हूँ। सभी आपस में अंकिता का मजाक बना ही रहे थे कि तभी वहाँ पर इंचार्ज आती है और उन्हें डांटकर वहाँ से चली जाती है और अब सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह जब हेड सर आते हैं तब वो अंकिता को देखकर बोलते हैं, तुम नई हो राइट? यस सर, मैं अभी कल ही आई हूँ। देखने से तो गरीब घर से लगती हो, तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? सर, मेरा सपना है पायलट बनने का। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि गरीबों को सपने देखने का अधिकार नहीं होता? खैर, तुमने सपना देख भी लिया तो तुम अपने सपने को साकार कैसे कर पाओगी? सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आप अंकिता अपनी ट्रेनिंग को पूरी लगन के साथ पूरा करती है और आखिरकार वो पायलट बन ही जाती है। और जब वो पायलट की ड्रेस पहनकर अपने घर जाती है तो उसके घर वालों की आंखों में खुशी के आंसू थे और ये देखकर अंकिता कहती है, ये आंसू क्यों? देखो, आपकी लाडली एक पायलट बन चुकी है। भैया देखो, आपकी बहन क्या थी और क्या हो गई है। आपकी बहन की मेहनत रंग लाई। हाँ बहन, तूने साबित कर दिया कि गरीब भी अपनी उड़ान भर सकता है। इतना बोलकर अब अंकिता सभी के गले से लग जाती है। निधि बहुत काली थी, उसे अपने रंग से बहुत शर्म आया करती और वो जब देखो नई नई क्रीम और मेकअप अपने चेहरे पर लगाया करती जिससे वो गोरी हो जाए। एक दिन वो अपने हाथ में बेसन और हल्दी का घोल लेकर नहाने जा रही होती है। तभी उसकी माँ अंजलि उसे टोकते हुए कहती है, ये सब क्या है? घर का महीने का आधा राशन तो तू नहा कर ही खत्म कर देती है। कभी दूध से नहाती है, कभी बेसन से, तो कभी नमक से। अरे ये सब खाने पीने की चीजें हैं, इनको क्यों बर्बाद करती है तू? माँ, मैंने आज ही अखबार में पढ़ा है कि बेसन से नहाने से गोरे हो जाते हैं और हल्दी डालने से रंग निखरता है, इसलिए आप मुझे जाने दीजिए और टोकिए मत। देखना कैसे निखर कर आऊंगी बाथरूम से बाहर। निधि ये बोलकर बाथरूम में जाती है और जब वो बाहर आती है तो पूरी पीली हो गई थी क्योंकि उसके उपटन में हल्दी ज्यादा थी।
जिसके बाद उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है, देख मेरी बच्ची सुन, तुझे गोरा होने की जरूरत नहीं है। तुझे जैसा कुदरत ने बनाया है तू बहुत प्यारी है। और तूने कभी अपने बाल नहीं देखे क्या? इतने लंबे बाल है, किस्मत वालों को मिलते हैं इतने लंबे बाल। इसीलिए जो तेरे पास नहीं है उसका अफसोस मत कर, बल्कि जो तेरे पास है उसकी खुशी मना। कहीं ऐसा ना हो कि अफसोस के चलते तेरे पास जो है तो उसे भी खो दे। निधि पर अंजलि की बातों का कोई असर नहीं होता और वो अपनी कोशिश ऐसे ही जारी रखती है। निधि का परिवार बहुत गरीब था। उसकी शादी भी एक गरीब घर में ही होती है। उसका पति पवन एक छोटी सी फैक्ट्री में 10,000 रुपए की नौकरी किया करता। एक दिन निधि काली साड़ी पहनकर खुले बाल लिए पवन के सामने आती है और एक पल के लिए तो पवन डर जाता है और उससे कहता है, अरे मेरा इंश्योरेंस भी नहीं है, फिर क्यों मुझे डराकर मारना चाहती हो? ऐसे काली साड़ी पहनकर काली सूरत लिए खुले बालों में कोई सामने आता है क्या, वो भी ऐसे अचानक से? अजी आप भी मुझे काली बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि मैं आपकी बीवी हूँ। अरे मेरी कल्लो, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा बताओ ना क्या बात है? जी मुझे आपसे 5,000 रुपए चाहिए। मुझे अपने बालों को कलर करवाना है, इससे बाल बहुत सुंदर लगते हैं। क्या 5,000 रुपए? अरे मजाक है क्या? मेरे आधे महीने की तनख्वाह है ये। मैं इतने पैसों में तुमको कैसे ला करके दे सकता हूँ? भूल जाओ, तुम जैसी हो ना मुझे पसंद हो। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है या क्या बोलता है। देखो जी, ये मीठी बातों की मीठी गोली मुझे मत दो। कह देती हूँ, मुझे बाल रंगवाने हैं, पैसे दे दो चुपचाप, वरना पंखे से लटक जाऊंगी और काली साड़ी में काली चुड़ैल बनकर भटकूंगी और तुम्हारी रात को भी काली कर दूंगी। निधि की बात सुनकर पवन अपने जोड़े हुए पैसों में से उसे 5,000 रुपए निकाल कर देता है और निधि अगले दिन अपने बाल सुनहरे रंगवा कर घर आती है। उसकी सास जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अपनी बहू को देखकर डर जाती है। अरे मोरी मैया, ये क्या हो गए हो? ये कोई बाबा ने वरदान देकर तेरे बाल सोने के बना दिए हैं क्या बहू? अगर ऐसा है तो चल मेरे साथ, अभी तेरे सर पर उस तरह फिरवा कर दुबई निकल जाऊंगी और 4 धाम यात्रा के लिए निकल जाऊंगी। अभी बता दे अगर ऐसा है तो कुछ। बुढ़िया जल रही है मुझसे, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ ना। अरे हटिए माँ जी, मैं हूँ आपकी बहू निधि, मुझे अंदर आने दीजिए। निधि अंदर जाती है और विद्या अपनी बहू का ये हाल देखकर सर पकड़कर बैठ जाती है। शाम के समय जब पवन आता है तो दोनों माँ बेटी निधि को घेर कर बैठ जाते हैं और पवन कहता है, क्या छपरी लग रही हो तुम भी यार। ऐसे कौन करवाता है? किसने बोला तुमको ये सब कुछ करवाने पे तुम सुंदर लगोगी? सुनिए जी, मैं ब्लैक ब्यूटी लग रही हूँ ना ऐसे, मुझे ये ब्यूटी पार्लर वाली ने बताया है, समझे ना। अरे मेरी गोबर की घासी राम बहू, वो सब तो पार्लर वाली अपना धंधा जमाने के लिए कहती है। मैं भी तो जाती हूँ तो मोए भी हेमा मालिनी कहती है वो, जबकि मैं तो कटरीना लगती हूँ। निधि दोनों से मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और अब विद्या और पवन भी उसे समझाने की कोशिश नहीं करते, पर विद्या पूरी कोशिश करती है कि निधि बाहर आ जाए। वो हर सामान पहले ही घर में लाकर रख देती। 2-4 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। एक रोज विद्या की बहू काली सूरत और सुनहरे बाल लेकर बाहर जा रही होती है तो विद्या उसे रोकते हुए कहती है, अरे अरे राजधानी, कहाँ को जा रही है? तुझे जाना है तो जा, लेकिन सर पर पल्लू रख कर जा। माँ जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? जमाना कितना आगे चला गया है और आप उसी पुरानी सोच में डूबी हैं कि बहू सर पर घूंघट करके बाहर जाए। माँ जी सोच बदलिए अपनी। और तू बाल बदल अपने। निधि उसकी नहीं सुनती और बाहर चली जाती है। कुछ समय बाद निधि रोते हुए घर आती है। तब तक पवन भी घर आ चुका था और निधि रोते हुए सबको कहती है, माँ जी आज तक तो लोग मुझे बस काली कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन अब तो कच्चा बादाम वाली चुड़ैल, द्वारका मोड़ मेट्रो वाली चुड़ैल, मेहंदीपुर बालाजी से भागी भूतनी आलू प्याज वाली चुड़ैल, एनाबेल, कंचना, ना जाने क्या क्या कह रहे थे वो लोग मेरे बारे में। मैंने तो तुझे समझाया था लेकिन तूने मेरी सुनी तब ना। अब हम गरीबों के पास इतने पैसे भी नहीं है कि दोबारा 5,000 लगवा कर तेरे बाल रंगवा पाए। कोई बात नहीं बहू, अब जैसी है उसी में खुश रहे। कहते हैं कि हमारी गलतियों की सजा हमको जीते जी मिलती है। आज वो देख भी लिया। विद्या ये बोलकर निधि को समझाती है, जिसके बाद सब सोने के लिए चले जाते हैं। पर निधि को नींद नहीं आती क्योंकि उसे अब उसके सुनहरे बाल बुरे लगने लगे थे। वो रात को जाग रही थी कि तभी वो देखती है सामने वाले घर में 2 चोर घुस रहे हैं। ये देखकर उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो तुरंत पुलिस को कॉल करके बुलवा लेती है
और उस घर में चोर के पीछे जाती है। चोर सामान चुरा रहे थे। जैसे ही एक चोर की नजर शीशे पर जाती है, वो अपने पीछे निधि को खड़ा देखता है, जिसकी काली सूरत और सुनहरे बाल देखकर वो उसे चुड़ैल समझ लेता है और जोर से चिल्लाता है, चोर चोर चोर, एक सेकंड, चोर तो हमें, भूत भूत, मम्मी बचा, भूत। चोर के भूत भूत चिल्लाने की आवाज से सब जागने लगते हैं और दोनों चोर बाहर की तरफ भागते हैं। तभी इंस्पेक्टर देशमुख चोर को पकड़ लेते हैं और निधि से कहते हैं, आपने बहुत बहादुरी का काम किया है इन चोरों को पकड़वा कर। आप जानती है कि सरकार ने इन पर 10,000 का इनाम रखा है, जो कि अब आपका हुआ। कल चौकी आकर आप अपना इनाम लेके जाइएगा। अरे वाह इंस्पेक्टर साहब, मुझे ये पता ही नहीं था कि इन चोरों पर इनाम है। सोच रही हूँ ऐसे ही बाल सुनहरे रहने दूं और पुलिस में भर्ती हो जाऊं। रोज 2-4 चोर तो पकड़ ही लिया करूंगी। बस बस मैडम, इमोशन पे काबू रखिए। कल इनाम लेने आ जाना। चलता हूँ। जय हिंद। जय हिंद। इंस्पेक्टर ये बोलकर चोरों को लेकर चला जाता है, जिसके बाद अगले दिन निधि थाने जाकर अपना इनाम लेकर आती है और बहुत खुश होती है। उसे खुश देखकर उसकी सास कहती है, अरे वाह मेरी करीब काली बहू के सुनहरे बालों ने तो कमाल कर दिया। अब तो तू फिर से अपने बाल रंगवा सकती है। और बचे हुए पैसों का तू क्या करेगी? माँ जी 5,000 में मैं बाल काले करवा लूंगी और 5,000 रुपए उन्हें वापस कर दूंगी, क्योंकि ये पैसे उन्होंने मुझे अपनी बचत से निकाल कर दिए थे। जो करना है कर लेना बहू, पर बाल काले करवाने से पहले मेरे 2-4 काम कर दे। पर क्या काम माँ जी? विद्या निधि को रात को लेकर अपने मोहल्ले में जाती है और जिन जिन औरतों से विद्या की लड़ाई थी उन सबको रात को अपनी बहू के सुनहरे बालों से डरा देती है और सुबह अपनी बहू के बाल काले करवाती है, जिसके बाद निधि दोबारा अपने बाल कभी किसी रंग में नहीं रंगवाती और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है। वाणी अपने पति राजवीर और 2 बच्चे नेहा पिंकी के साथ अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी, पर कौन जानता था कि उनकी खुशहाल जिंदगी को बहुत जल्द ही किसी की नजर लगने वाली है। ऐसे ही एक दिन वाणी बाजार से सब्जी लेकर अपने घर आ रही थी, तभी उसकी नजर एक भीड़ पर जाती है। पता नहीं आजकल कैसे लोग होते हैं, पी पी कर ऐसे ही रोड पर पड़े रहते हैं। अरे जब इतनी संभलती नहीं है तो पीते क्यों हैं? क्यों ये लोग इतनी पी लेते हैं? ये आप क्या बोल रही हो? जरूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे रोड पर बेहोश हो तो उसने पी ही होगी। बहन, तुम चिढ़ तो इस तरह से रही हो जैसे ये तुम्हारा ही पति हो। वाणी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और अपनी सब्जी का थैला रखकर अपने पति को संभालते हुए उसे घर ले जाती है। माँ, पापा को क्या हो गया? पापा इस तरह आपके कंधे के सहारे क्यों हैं? बेटा अभी आपके पापा की तबीयत ठीक नहीं है, जाओ जाकर अपने पापा के लिए पानी लेकर आओ। पिंकी बेटा, आप जाकर डॉक्टर को फोन करो। जैसा पिंकी और नेहा की माँ उनको करने को कहती है, वो दोनों ठीक वैसा ही करती हैं। कुछ देर बाद वहाँ डॉक्टर आती है और राजवीर का चेकअप करती हैं। क्या हुआ डॉक्टर, ये ठीक तो है ना? देखिए इनकी हालत बहुत ही गंभीर है, आपको इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा। मैं एम्बुलेंस को फोन कर देती हूँ। एडमिट होने के बाद वाणी को पता चलता है कि उसके पति को कैंसर है। डॉक्टर, क्या कैंसर ठीक होने के चांसेस नहीं है? मेरा मतलब है अब तो हर जगह कैंसर का इलाज आ गया है ना। देखिए वाणी जी, हम मानते हैं कि कैंसर का इलाज आ गया है, लेकिन आपके पति का कैंसर लास्ट स्टेज पे है। इनके पास ज्यादा समय नहीं है। हो सके तो आप इन्हें खुश रखने की कोशिश करना। माँ, पापा को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मेरी बच्ची, पापा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। वाणी अपने पति के साथ अपने घर आती है। राजवीर काफी कमजोर था, वो ना तो कोई काम करने की हालत में था और ना ही सही से चल पाने में सक्षम था। राजवीर को ऐसी हालत में देखकर वाणी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजवीर जी, आप इतनी परेशानियों से जूझ रहे हैं और आपने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई परेशानी हो वाणी। मैं अपने बच्चों से और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम लोगों की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता था। और अब क्या अब हमारी आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं? अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं आपका इलाज अच्छे से करवाती ना। वाणी की ऐसी बात सुनकर राजवीर की आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वो उसे गले लगा लेता है। समय यूं ही गुजरता है और समय के साथ वाणी के घर की स्थिति
और ज्यादा खराब होती जाती है। एक हंसता खेलता परिवार कब और कैसे उजड़ जाता है ये किसी को पता नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन, माँ हमें भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। हाँ मैं अभी खाना लगाती हूँ, तुम दोनों हाथ मुंह धो लो जब तक। अपनी माँ की बात सुनकर नेहा पिंकी हाथ मुंह धोने के लिए जाते हैं। तो वहीं वानी जब अपनी बेटियों के खाने के लिए अपने बर्तन खोलती है तो वो देखती है कि उसमें थोड़े ही चावल थे। हे भगवान, घर में तो खाने को कुछ भी नहीं है, ये तो थोड़े से ही चावल बचे हुए हैं। अब मैं राजवीर, पिंकी और नेहा को खाने को क्या दूंगी? माँ आप नेहा और पापा को ही खाने को दे दो, मुझे भूख नहीं लग रही। ये क्या बोल रही है तू मेरी बच्ची? भले मैं तुझे भूखा कैसे रख सकती हूँ? माँ मैं आपकी ही बेटी हूँ, मैं भी ठीक उसी तरह से भूखी रह सकती हूँ जैसे आप हमारे लिए रह सकती है। पिंकी की बात सुनकर वानी खुद को रोक नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी नजर एक फोटो पर जाती है। जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है कि जब भगवान एक रास्ता बंद करता है तो एक रास्ता जरूर खोलता है। वानी, तुम इतने गहनों को कहाँ लेके जा रही हो? राजवीर जी, घर में राशन नहीं है और तो और अगर घर चलाना है तो मुझे कोई काम तो करना ही होगा ना। इसका मतलब तुम इन गहनों को? वानी राजवीर के गालों पर हाथ रखकर उसे काफी समझाती है और वहाँ से वो सीधा सोनार के पास जाकर अपने गहनों को बेच देती है। गहने बेचने के बाद उसको जो पैसे मिलते उनसे वो खुद का एक छोटा सा राजमा चावल का बिजनेस करती है। शुरुआती दिन उसका बिजनेस नहीं चलता, ये देखकर वानी काफी परेशान हो जाती है। पर कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक इसी तरह वानी भी हार नहीं मानती। समय का पहिया यूं ही चलता है और समय के साथ अब धीरे धीरे वानी के ठेले पर राजमा चावल थोड़े बहुत बिकने लगते हैं। वानी अपने राजमा चावल को बेचकर अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी वो देखती है कि एक लड़की अपनी कार के सामने बैठी एक बूढ़ी औरत को खाना दे रही है। भला उस लड़की का जो एक बूढ़ी औरत का पेट भर रही है, नहीं तो आजकल के जमाने में कोई भी इतना भला नहीं है। माँ जब हम भी ज्यादा कमाने लगेंगे ना तो हम भी ऐसे ही खाना बांटेंगे और गरीबों की मदद करेंगे। हाँ मेरी बच्ची, जरूर। वानी अपनी बेटी से बात कर ही रही थी, तभी उसकी नजर एक बार फिर उस लड़की पर जाती है जहाँ वो देखती है कि लड़की जिसने बूढ़ी औरत को खाना दिया था वो उससे खाना छीन लेती है। बेटा, ये खाना मुझे देकर तू वापस क्यों छीन रही है? हट, ये खाना मैं तुझे देने के लिए नहीं बल्कि वीडियो बनाने के लिए लेकर आई थी, और वैसे भी ये खाना मैं तुझे थोड़ी दे रही हूँ। बेटा ऐसा मत कर, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। एक भूखी का पेट भरेगी तो भगवान तेरे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। बूढ़ी औरत की बातों को इग्नोर करते हुए वो लड़की उस औरत के हाथों से वो खाना छीनकर अपनी कार में चली जाती है। ये सब देखकर वानी को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो उस औरत के पास जाकर अपने हाथों से बने राजमा चावल उसे निकाल कर देती है। माँ जी, आपको आज के बाद किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप तक हमेशा खाना पहुँचा दिया करूँगी। आज से आप कभी भूखी नहीं रहोगी। वाणी, मैं यहाँ लोगों की परीक्षा लेने आई थी। मैं ये जानना चाहती थी कि आज के जमाने में कोई किसी की मदद करता है या नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि धरती पर सिर्फ बुरे लोग ही हैं, लेकिन मैं गलत थी। आज मैंने ये देखा कि अगर यहाँ बुरे लोग हैं तो उनके बीच अच्छे लोग भी हैं, जिनकी वजह से आज की दुनिया में भी इंसानियत है। वाणी, तुमने मेरी भूख मिटाकर ये साबित कर दिया कि तुम एक बहुत ही साफ दिल की लड़की हो। मैं तुम्हारी परेशानियों से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम एक जादुई राजमा चावल वाली बन जाओगी। आज से जब भी तुम राजमा चावल बनाओगी तो तुम्हारे राजमा चावल में इतनी खुशबू और टेस्ट होगा कि लोग अपने आप ही तुम्हारे राजमा चावल की तरफ आकर्षित हो जाएंगे और इस तरह तुम्हारी स्थिति आने वाले समय में अच्छी हो जाएगी। पर हाँ, तुम कभी अपने जादू का घमंड मत करना, नहीं तो जो तुम्हारे पास होगा वो भी तुमसे छिन जाएगा। इतना बोलकर वो अप्सरा वहाँ से गायब हो जाती है। तो वहीं वानी अपने जादू को आजमाती है। समय बीतता है और वो अपने जादू द्वारा अपने राजमा चावल को बनाकर बेचने लगती है। समय के साथ अब वानी के जादुई राजमा चावल बहुत ही फेमस हो जाते हैं और इस तरह से वो दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करने लगती है। देखते ही देखते
वो खुद का बिजनेस कर लेती है और अपने पति का भी इलाज करवाती है। साथ ही वो अपने बच्चों की पढ़ाई भी काफी अच्छे से करवाने के साथ गरीब लोगों की मदद भी किया करती